सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद जाके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ काम थे, इनकी वजह से। हमने जो मुग़ल एम्पायर था, इसका डिस्कस करा था उसके बारे में हमने कि जब औरंगज़ेब आलमगीर का रेन आया, उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था अपनी अर्ली वीडियो के अंदर, जिसमें हम इंडिया की हिस्ट्री देख रहे थे, मिडीवियल हिस्ट्री। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ हिस्टोरियन उनको अलग-अलग टाइम से कंसीडर करते हैं। कुछ कहते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी वो 1857 के बाद आती है। तो फिलहाल अभी हम जो है उसी की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट करके फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे सारा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था वो एकदम से इतनी स्पीड से वो डिसइंटीग्रेट होते-होते बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हालत ये हो गई कि वो पपेट बन गए कई बार तो, और फिर कई बार उनको दोनों दूसरे जो राजा थे इंडिया के हों चाहे चाहे वो अफ़गानिस्तान के हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, उनकी प्रोटेक्शन लेनी पड़ गई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर देन लास्ट में हम जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी करते हुए। थोड़ा यहाँ पे हम ब्रीफ में देखते हैं नॉर्मली कि क्या ऐसी कंडीशंस रहीं, कैसे ये एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ। जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो हम यही बात करते हैं कि जो औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह यहाँ पे रहे, एम्परर रहे मुगलों की तरफ से, उनको सबसे आखिरी कहा जाता है कि जो सबसे आखिरी एम्परर थे, जो सबसे पावरफुल भी थे। मुगल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम में पूरे इंडिया के अंदर लगभग फैल चुका था। हालाँकि जो केरल वाला का साइड है वहाँ पे वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं था, और ना ही नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? मगर यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं कि जो औरंगज़ेब का जो आखिरी रेन चल रहा था, जब उनकी सल्तनत का हुकूमत चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हुकूमत जैसे उनकी मौत होती है, वीकनेस हो जाती है एम्पायर के अंदर। क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स होते हैं, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते एम्पायर को सही तरह से, और वो एबल भी नहीं होते पब्लिक से, यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते वो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम के अंदर ही हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवॉल्ट्स यहाँ पर होते हैं, जिसको औरंगज़ेब आलमगीर क्या करते हैं, अपनी फ़ौज की मदद से और कुछ डिप्लोमेसी की वजह से यहाँ पर उनको सप्रेस कर डालते हैं, ख़त्म कर डालते हैं। हमारे कुछ वहाँ पे रिबेल्स जो होती हैं वो चलती रहती हैं बार-बार, टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि रिबेल होती रहती हैं यहाँ पर, और जो बाद में सक्सेसर जो आएँगे, उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और आखिर में होता यहाँ पर ये है कि जो बगावत लोग करते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने आप को आज़ाद कर डालते हैं मुगल एम्पायर का। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो औरंगज़ेब आलमगीर हैं, हिस्टोरियन बहुत सारे कंसीडर करते हैं कि उनकी बहुत जो पॉलिसीज़ थी, बहुत ज़्यादा हार्श थी, और उनका बिहेवियर बहुत बेकार था यहाँ पर। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन इस चीज़ को डिनाई कर डालते हैं यहाँ पर। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे रीज़न्स थे औरंगज़ेब की हार्श पॉलिसीज़ के पीछे यहाँ पर, वो क्या-क्या यहाँ पे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चीज़ थी कि जो औरंगज़ेब आलमगीर थे, वो चाहते ये थे कि जो किंगडम है, जो उनका एम्पायर है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में डायरेक्टली होना चाहिए। जो सूबेदार हैं, मनसबदार हैं, गवर्नर हैं, उन सबको वो डायरेक्ट चाहते थे कंट्रोल के अंदर लेना अपना। और जो कुछ किंगडम्स थे, राजपूत किंगडम्स थे यहाँ पर हमारे, और कुछ इसके अलावा जो किंगडम्स थे जिनको, हालाँकि उनके यहाँ जो राजा थे वहाँ मौजूद थे, मगर वो सुप्रीमेसी हम क्या कहते हैं यहाँ पर वो मान चुके थे मुगलों की यहाँ पर। तो वो चाहते थे कि उनको ख़त्म करके भी वहाँ पर अपने गवर्नर बिठाए जाएँ, सूबेदार बिठाए जाएँ। मगर दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये थी कि मुगल एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम तक, काफ़ी करप्ट हो चुके थे ये लोग, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे, क्योंकि हम जानते हैं जो शाहजहाँ थे उन्होंने बहुत पैसा खर्च करा एम्पायर में बिल्डिंग बनाने के लिए ख़ास तौर पे तो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो अपनी बेगम की तरफ ही, जो उनकी बेगम ने कहा उस बात को मानते रहे यहाँ पर। तो दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो गई कि जो एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीज़ हुई तो औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ पे बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स करने शुरू करे, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो इस्लामिक शरीयत है उसको भी नाफ़िज़ करने की कोशिश करने लग गए, वो एस्टेब्लिश करने लग गए यहाँ पर। और इसके हिसाब से ही जो सज़ाएँ हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो उस तरह चलाने लग गए यहाँ पर, क्योंकि उनके जो ऑफ़िशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा बेईमान, करप्ट हो चुके थे यहाँ पर। क्या करते थे वो लोग कि कई बार अगर जैसे मान लीजिए लगान होता है, लगाया गया है सरकार की तरफ से कि 10% आपको देना है, जितना आप उगाएँगे उसका। तो वो 30-30, 40-40% तक लोगों से ले लिया करते थे।
और उसको फिर जो एम्परर है उसको दे देते 10% बाकी अपनी जेब के अंदर। तो वो इतने भी इतना करप्ट हो चुके थे। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि मुगल कोर्ट के अंदर जो हम कहेंगे कि नोबल्स थे वो दखलंदाजी करने लग गए थे। जो गवर्नर्स थे वो ऑर्डर्स को नहीं मानते थे यहाँ पर, जो आम जनता थी उसको परेशान करने लग गए थे यहाँ पर। इसी वजह से जो औरंगज़ेब है उन्होंने उनको कुचलने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करा। और औरंगज़ेब को यहाँ पर ये दिखने लग गया है कि जो मेरे आस-पास लोग बैठे हुए हैं वो भी पता नहीं मेरे लिए भरोसेमंद हैं या नहीं। तो ये बगावतें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर और दरबार के अंदर भी वही हाल था। तो जो उनका जो सस्पिशियस नेचर जो क्रिएट यहाँ पर हुआ, वो किस वजह से हुआ? लोगों के गलती की वजह से यहाँ पर। तो उन्होंने फिर पॉलिसीज़ भी इस तरह की इस्तेमाल करी यहाँ पर। फिर इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनके बेटे हुए, जो सक्सेसर्स बनने वाले थे, जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाले थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने उनको कभी भी सही तरीके से हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक्सपीरियंस लेने नहीं दिया। क्योंकि वो खुद बगावत करके गद्दी पे बैठे थे। जो शाहजहाँ थे उन्होंने अपने बड़े बेटे जहांगीर को बिठाया था गद्दी पे। वहीं पर जो उनके दूसरे बेटे थे उनको उन्होंने गद्दी पे नहीं बिठाया यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ये क्या हुआ कि जो जहांगीर थे वो कैपेबल तो नहीं थे, बिल्कुल भी किसी लायक नहीं थे गद्दी पे बैठने, मगर वो बैठ गए क्योंकि शहीद थे बेटे थे यहाँ पर। इसलिए उनको डर था कि उनके बेटे उनके खिलाफ बगावत ना कर दें। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ना तो किसी तरह से कभी गवर्नर बनाया किसी जगह का, ना कोई सूबा दिया, मनसबदारी दी, कुछ नहीं दिया उन्होंने अपने बेटों को। सिर्फ़ हरम में रखा, वहीं पे वो रहे। कुछ जगह पे उनको मौका मिला तो मिल गए यहाँ पर, मगर दिक्कत यहाँ पे यही रही कि जो उनके सक्सेसर होने वाले थे, जो उनके बेटे थे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था मिलिट्री का, ना एडमिनिस्ट्रेशन का। जब वो गद्दी पे बैठे, तो वो कुछ सँभाल ही नहीं पाए यहाँ पर। और जो उनके नोबल्स थे, उनके हाथ में पपेट बन के रह गए वहाँ पर वो। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और आती है कि जब औरंगज़ेब की जब मौत हो जाती है यहाँ पे, उनका बेटा है बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं इनको यहाँ पर। दूसरे वाले जो ज़फ़र हैं वो हैं आखिरी वाले रूलर। तो उन्होंने क्या करा, जो औरंगज़ेब जो औरंगज़ेब के टाइम में जो दिक्कतें थी, यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि राजपूत हिंदू, खासतौर मराठा राजपूत से यहाँ पर रिबेल्स कई सारे रिवॉल्ट हो चुकी थी यहाँ पर। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, बैटल्स हो चुकी थी यहाँ पर। तो इन्होंने चाहा कि चलो हम उसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने बहुत सारे पीसफुल जो रिलेशन है यहाँ पर एग्रीमेंट्स थे वो करने शुरू कर डाले यहाँ पर सिखों से भी, और खास तौर पे राजपूत हिंदू राजाओं से। मगर इसमें उनसे दिक्कत यहाँ पर ये रही, उनको भी डर रहा कि जो उनके पिताजी को डर था वही डर उनको भी यहाँ पे रहा कि ये लोग बगावत ना कर दे फिर से। तो उनका नेचर यहाँ पे ये रहा कि मैं सुप्रीम हूँ और तुम मेरे से इंफीरियर, तुम मेरे अंतर्गत, जब मैं बोलूंगा तुम उस बात को मानोगे। तो वो जो ट्रीटीज हुई, एग्रीमेंट्स हुए, ज़्यादा टाइम के लिए वो चल नहीं पाए। मगर ये था कि हाँ, बहादुर शाह ने कई सारे यहाँ पे ट्राई करा कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, मगर बाद में उनकी मौत के बाद 1712 में उनकी डेथ हो जाती है। जो मुगल एम्पायर डायनेस्टी है बिल्कुल तबाह हो जाती है, और जहाँ से जो रूलर्स हैं वो पपेट बन के रह जाते हैं फिर उसके बाद। 1719 के अंदर हम देखते हैं कि पपेट जो हम कह रहे हैं ना यहाँ पे, वो हुआ कैसे कि जैसे ही बहादुर शाह गद्दी से हटते हैं, जहानदार शाह बैठते हैं, उनके जो वजीर हैं उनको बिठाते हैं गद्दी पे, और पावर सारी जहानदार शाह की उनके हाथ में ही रहती है। देन जब बाद में हम देखते हैं जो रूलर आएंगे, फर्रुखसियर हो, बहुत से रूलर यहाँ पे रफीउद्दौलाजाद आते हैं, ये ठीक है। तो ये जो बन जाते हैं, पपेट बन जाते हैं किसके अंतर्गत, यहाँ पे सैयदी ब्रदर्स के अंदर। ये दो भाई थे, इनकी जो कास्ट हम कहते हैं सादत बर्रा इनको कहा जाता था यहाँ पर। बेहरा भी बोलते हैं, बोहरा भी बोलते हैं, यहाँ पर सुनने को मिलेगा आपको कई बार। और ये अलग ही क्लास कास्ट होती है मुस्लिम के अंदर, बोहरा। तो इन्होंने क्या करा कि जो कंट्रोल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने हाथ में ले लिया, और जो एम्परर था वो सिर्फ नाम का ही रूलर यहाँ पर रह गया। और बाद में काफी मुश्किल के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको मरवा के खत्म करा, जब जाके सही से ये सिस्टम ठीक हो पाया कुछ टाइम के लिए। मगर जो मोहम्मद शाह रंगीला थे वो खुद रंगीला ही थे, वो उन्होंने जिंदगी अपनी रंगीली में गुजारी। और यहाँ पे हुआ ये कि वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहे, और जो एम्पायर है वो टूटता रहा। और जो रीजनल पावर्स थी, चाहे वो निजामुल मुल्क हो हैदराबाद के अंदर, बंगाल के अंदर, ये सब लोग जो है अवध के अंदर, वो सब लोग आजाद हो गए, और जो एम्पायर सिकुड़ के सिर्फ दिल्ली के आसपास रह गया यहाँ पर। ठीक है, मराठा ने बहुत सारे इलाके छीन लिए इनसे, ये चीन के साथ में यहाँ पर भाई इनकी रेंज के अंदर ही हम देखते हैं नादिर शाह दुर्रानी जो थे, उन्होंने भी हमला, नादिर शाह जो थे यहाँ पर, उन्होंने भी हमला कर डाला मुगल एम्पायर के ऊपर। ईरानी एम्परर थे यहाँ पर ये,
और इन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत मारकाट भी करी, लोगों को मारा, और इवन जो खुद एम्परर है उसको भी बंदी बना के ले लिया, और कोहिनूर जो हीरा था उसको भी ले गए यहाँ से ये। शाह आलम सेकंड आते हैं, ये चाहते हैं भैया अब जो गड़बड़ हो गई ये सारी हम चेंज कर डालते हैं बिल्कुल। और ये क्या करते हैं इसके लिए, होता क्या है कि जिस टाइम शाह आलम गद्दी पे बैठते हैं उस टाइम कंट्रोल जो होता है दिल्ली का वो हाथ में होता है मराठाओं के। मराठा जीत चुके थे और उनका कंट्रोल दिल्ली के ऊपर था। मगर दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद जो था वहां पर शाह आलम की हुकूमत चलती थी। छोटे से एरिया था उसी में वो राज करते थे अपने अंडर, जो मराठा है उनके। अब इसमें यहाँ दिक्कत नहीं थी कि जो शाह आलम थे उन्होंने कहा हमको चेंजेस करते हैं, इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, अमीर ऑफ अफगान को, कि आप आइए मराठाओं को यहाँ से हटाइए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, यहाँ पर मराठा हार जाते हैं। ये होती है आपकी 1761 के अंदर। फिर 10 साल बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो मराठा हैं पावर बढ़ाते हैं और अफगानों को भगा डालते हैं यहाँ पर। और 1884 के अंदर वो ऑफिशियली ऐलान कर डालते हैं कि हम प्रोटेक्टर हैं मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी के, जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ सल्तनत थे उसके। बाद में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है जिसमें वो हार जाते हैं मराठा यहाँ पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारा कंट्रोल पहुंच जाता है 1803 के अंदर। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होती है वही करती है। और जो आज के टाइम में हम देखते हैं जो रूल्स है रेगुलेशन चल रहे हैं वो सारे ही उस टाइम के चल रहा है। कुछ तो चेंज होगा, कुछ उन्हीं के एस्पेक्ट होते हैं या उनसे ही मिलके बनते हैं, वही चीज आज भी चल रही है हमारे इंडिया में। इसी बीच में यहाँ पे क्या होता है कि 1793 के अंदर जो निजामत है बंगाल के अंदर, उस बंगाल में बिहार में उसको खत्म किया जाता है यहाँ पर। हालांकि वो रहती है, नाम के नहीं रह जाती है। जो पावर जो खास तौर पे होती है, पावर जो है वो जमीन से होती है, जमीन से आने वाले रेवेन्यू से। कोई चीज उगेगी तो उस पे टैक्स लगेगा, ट्रांसपोर्ट होगी तो उस पे टैक्स लगेगा, इनकम आएगी उसकी तो टैक्स लगेगा, तो पैसा ही पैसा वहां से आना है। तो इसलिए मेन चीज यहाँ पे जमीन थी। आज भी जमीन इंडिया के अंदर यही मुद्दा मेन चीज का रहता है कि जमीन किसकी है, लड़ाइयाँ चीजें चलती रहती हैं यहाँ पर। तो यहीं पे हम चीज देखते हैं कि फिर बाद में 1857 का विद्रोह होता है यहाँ पे, जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोलते हैं। शाह बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे वो उसको लीड करते हैं, जब लोग उनसे अपील करते हैं इस चीज के लिए, और बाद में वो उस चीज में हार जाते हैं। फिर उनको बाद में रंगून भेज जाती है बर्मा में, जहाँ पे उनकी जाती है मौत। और इसी बीच क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कंट्रोल है उसको ले लिया जाता है किस जरिए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के जरिए से। और ब्रिटिश रानी जो होती है वो यहाँ की एम्प्रेस बन जाती है इंडिया के भी साथ में। बट अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे कुछ जो हिस्टोरियंस हैं जैसे श्वेता बोस हैं, आयशा जलाल हैं, ये हिस्टोरियंस हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है, ये हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो मुगल एम्परर्स थे, हालांकि जो उनकी हैसियत थी वो खत्म हो चुकी थी, मगर उनकी हैसियत इतनी थी कि उनकी जो सोवरिनटी है तो दूसरे जो रूलर्स थे वो मानते थे, चाहे मराठा हो, हिंदू हो, सिख हो। अब वजह यहाँ पर ये रह सकती है कि चलो भाई राजा सूली के ऊपर इनको राज हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये चीज रहती है, ये छोटा सा बैकग्राउंड बताया मैंने आपको। अब कुछ जो लेटर्स जो औरंगजेब सॉरी जो मुगल रूलर्स हुए उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो बाद में आते हैं औरंगजेब आलमगीर के बाद। सबसे पहले सक्सेसर यहाँ पर आते हैं उनके शाह आजम, मगर उनके बाद जो बैठेगा वो बैठेगा बहादुर शाह, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे। शाह आलम भी कहते हैं इनको फर्स्ट। तो साथ में बैठते हैं तो बात बारह तक ये रूल करते हैं, ठीक है, इनका रेन रहता है। औरंगजेब आलमगीर के बाद हम देखते हैं कि जो उनके बेटे थे शाह आजम, वो गद्दी पे बैठते हैं, मगर 3 महीने बाद ही उनको गद्दी से हटा दिया जाता है बहादुर शाह के जरिए से। फिर बहादुर शाह बन जाते हैं एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। मगर इनके साथ भी दिक्कत यही होती है, जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं बहुत सारी रिवॉल्ट होती हैं यहाँ पे, जो चल रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर कि जो एग्रीमेंट करते हैं जो राजपूत होते हैं उनके साथ में, मगर ये सिर्फ दिखाने के नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी किसी से एग्रीमेंट किया जाता था उस टाइम में उसको सूबेदार मनसबदार बनाया जाता था उस टाइम। तो इनको ऐसा नहीं हुआ, इनको मनसब नहीं मिला, मतलब इनको कुछ फौज दी गई नहीं, दी गई उस टाइम बिल्कुल भी। बस इनको ये राइट दिया गया है कि तुम सरदेश मुखी जो है तुम दक्कन के अंदर कलेक्ट कर सकते हो। अब सरदेश मुखी क्या होता है, ये सरदेश मुखी यहाँ पे खेती के ऊपर लगने वाला टैक्स हुआ करता था दक्कन के अंदर, ये खास तौर पे रहता था यहाँ पर। कुछ 10% 12% होता था ये टैक्स अलग अलग जगह के हिसाब से। मगर इनको चौथ का राइट नहीं दिया गया। चौथ मतलब चौथाई हिस्सा जो खेती का था उसका राइट नहीं दिया गया है यहाँ पर।
और दूसरा मुगल एम्पायर के अंदर शाहू, जो कि हम कहते हैं मराठाओं के रूलर्स थे यहाँ पर, उनको रिलीज तो कर दिया गया, मगर उनको ये नहीं माना गया कि मराठा के किंग है यहाँ पर वो। तो यहाँ दिक्कत भी इस चीज की वजह से यहाँ पर होती है। मगर इन्होंने टॉयलेट पॉलिसी तो इस्तेमाल करी यहाँ पर, मगर जो जजिया इसको लगाया था औरंगजेब आलमगीर ने, उसको इन्होंने यहाँ पर नहीं हटाया और इसको कलेक्ट करते रहे यहाँ पर। फिर दूसरी चीज यहाँ पर ये है, मेवाड़ हो मारवाड़ हो, इनकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया था, मान लिया था कि हाँ आप आजाद हो यहाँ पर। ठीक है, ये चीज इनके साथ होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है सिखों के बारे में। शुरुआत में जो सिख होते हैं, हिंदू होते हैं, उनसे ही फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, मगर सुप्रीमेसी अपनी बरकरार रखते हैं कि हम सुप्रीम हैं, तुम इंफीरियर हो हमसे, क्योंकि हमने तुम्हें हराया है, जीते हैं तुमसे हम, और तुम पे कंट्रोल है हमारा। तो यहाँ पे ये रहती है। अब जो सिख हैं उनके साथ दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, देखिए सिख में यहाँ पर जो उस टाइम जो गुरु होते हैं वो होते हैं बंदा बहादुर। ठीक है, ये मुगलों के खिलाफ बगावत लगातार कर रहे होते हैं यहाँ पर, मगर एग्री में अब होता क्या है बताता हूँ मैं। औरंगजेब आलमगीर के टाइम में हम जानते हैं अर्जुन वो सॉरी गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी उस टाइम, उसकी बहुत सारे रीजन उनको डिस्कस करेंगे हम अलग से वीडियो में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिख होते हैं पंजाब के हिली एरिया में, पहाड़ी इलाकों के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश है उसके पहाड़ी इलाकों के अंदर अपनी पैठ बढ़ाते हैं। वजह क्या होती है इसकी, एक वजह तो यहाँ पर ये होती है कि जो मुगल फौज है उसको हरा सकें हम, कंट्रोल बढ़ा सकें अपना, और लोगों से लूट मार करते थे उस टाइम, वो ये रियलिटी है। रियलिटी है कि वो लोग लूट मार करते थे, जो गरीब किसान थे उनसे उनको लूटते थे और उनसे टैक्स वसूलते थे यहाँ पर, क्योंकि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खराब हो चुका था। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ी राजा थे, हिंदू थे सारे के सारे, मुसलमान नहीं थे उनमें, तो वो लेटर्स भेजते हैं यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर को कि आप आइए हमारे बिहाफ पे, आप इन लोगों से लड़ाई करिए। अब औरंगजेब आलमगीर उनकी बात को मानते हैं और मुगल फौज को भेज डालते हैं, मगर वो हार जाती है शुरुआत के अंदर, उनको पीछे हटना पड़ जाता है यहाँ पर। मगर बाद में क्या होता है कि लगातार बैटल्स होती रहती हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। किनके बीच चल रही होती है यहाँ पर ये, हिंदू राजाओं के बीच में और सिख राजाओं के बीच में, मगर ये रिलीजियस बैटल्स नहीं थी बिल्कुल भी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि छत्रसाल का रूलर है, वो एग्रीमेंट करता है मुगलों से, बुंदेला चीफ होते हैं यहाँ पर ये, और चरमान चौरामन, ये जाटों के चीफ होते हैं। ये कैंपेन करते हैं किसके खिलाफ, सिखों के खिलाफ मुगल फौज के साथ मिलकर। ठीक है, मगर वो काफी हद तक जीत भी जाते हैं और दबा भी डालते हैं, मगर जो सिख मूवमेंट है, जो खालसा बन चुका था, बनाया किसने था इसको, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था खालसा को, कि अब हम एक मिलिट्री फौज हैं और अपना एक किंगडम हम एस्टेब्लिश करेंगे जो हमारे रिलीजियस बिहाफ के ऊपर होगा। मगर वो भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाते और आज भी नहीं कर पाए वो। अब यही चीज होती है। सो यहाँ पर जो है कि मुगलों के बीच सिखों के बीच जो पॉलिसीज थी वो चल रही थी अलग अलग, वजह यहाँ पर यही थी कि मुगल एडमिशन कमजोर पड़ चुका था पंजाब के इलाके में, देहरादून की पंजी जो हिमाचल प्रदेश होता है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर ये हुआ कि अब उनको वो जो सिख लोग थे वो कलेक्ट करने लग गए टैक्स, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे लड़ाई चलने लग गई। मनसब भी दिया गया था गुरु गोविंद सिंह जी को यहाँ पर, मगर बंदा बहादुर ने बगावत कर डाली यहाँ पर। ठीक है, और बंदा बहादुर को वो सॉरी बंदा बहादुर के खिलाफ जब कैंपेन कर रहे थे बहादुर शाह, 1712 के अंदर हो जाती है उनकी मौत। और इनके टाइम में एक दिक्कत ये भी होती है कि जो बहादुर शाह हैं, जो मनसब हैं, सूबेदारियां हैं, जागीर से उनको खूब बांटते हैं। वजह क्या होती है कि अपने को खुश रख सकें, ताकि वो लोग सही से काम करें यहाँ पर, सेल्फिश ना बने, चोरी ना करें टैक्स के अंदर। इनके बाद आते हैं यहाँ पे जहांगीर शाह। ठीक है, मुगल हिस्टोरियन काफी इनको कहते हैं यहाँ पे शाह ने बेखबर, कि खबर ही नहीं की चीज को, शाह है बेखबर मतलब बादशाह ऐसे हैं कि खबर ही नहीं की बात की, 1 साल के लिए ये रूल करते हैं बस। और इनके टाइम में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नोबल्स होते हैं, बहादुर शाह के टाइम में ऐसा नहीं था, वो ताकतवर थे फिर भी काफी हद तक, मगर जहाँ पे आते हैं जहांगीर शाह, ये सिर्फ अपनी जिंदगी में मस्त है। इनके टाइम में यहाँ पे क्या होता है, जो नोबल होते हैं पावरफुल बन जाते हैं और अपने लिए वो सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। क्या होता है कि आर्मी के अलग अलग गुट बनते हैं यहाँ पर, हर नोबल्स की अपनी आर्मी बन जाती है यहाँ पर। तो वो उनके दिमाग में बात बन जाती है कि जो ये राजा का है, मान लो मुगल एम्पायर बहादुर शाह हैं, इनके 5 बेटे हैं, तो इनके 5 बेटों को 5 नोबल सपोर्ट करेंगे उनके पीछे फौज होगी सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम बिठाएंगे जो प्रिंस बिठा देंगे उसको गद्दी के ऊपर और हम रूल करेंगे यहाँ पर। ये चीज यहाँ पे होती है। और इन्हीं के टाइम में बंगाल के रूलर
जो हैदराबाद है वहाँ के, पंजाब के, उच के, अवध के, सॉरी, ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं यहाँ पर। और इससे क्या होता है, देखिए जो बड़े बड़े पावरफुल जो जगहें थी जहाँ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वहां पर से उनको हटा दिया जाता है फिर मुगलों को। ठीक है, इनके जो वजीर होते हैं जुल्फिकार खान, उनके पपेट बन जाते हैं यहाँ पर ये। और जो वो चाहते हैं उस हिसाब से चलता है। हालांकि जो जुल्फिकार होते हैं वो काफी अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर आते हैं मुगल एम्पायर, क्योंकि वो जानते थे कि जहांगीर शाह इस लायक तो है नहीं, चलो मैं ही कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड रिलेशन बनाते हैं राजपूत के साथ में ये। ठीक है, मराठास के साथ भी, और बहुत सारे जो अगर हिंदू जो chieftains होते हैं उनके साथ में भी। जो जजिया होता है उसको अवॉइड कर डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, जय सिंह अम्बे जो राजा थे अम्बेर के, उनको दिया जाता है यहाँ पे मिर्जा राजा सवाई, उनको टाइटल दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो अजीत सिंह है उनको भी दिया जाता है यहाँ पे। और चौथ है सरदेश मुखी है, साहू जो होते हैं उनको दे दिया जाता है यहाँ पर, किस लिए कि ताकि वो रजामंद रहें यहाँ पर। और चरम चौरामन जो हैं, और जो छत्रसाल जो थे यहाँ पर, उनके साथ भी अच्छे अच्छे एग्रीमेंट यहाँ पे सही से किया जाता है कि भाई आप हमारे साथ रहिए, जो सिख रिबेल कर रहे हैं यहाँ पर उसको हम बिल्कुल सप्रेस कर डालेंगे। और यही पॉलिसी चलती है इनकी यहाँ पर, कि बंदा बहादुर जो होते हैं यहाँ पर, उनकी जो मूवमेंट होती है ये वही चीज़ चलाते हैं कि इनको सप्रेस करो वरना ये मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, इनसे भी गलती वही चीज़ होती है कि यहाँ पर ये जो जागीर होती हैं, जो जुल्फ़िकार होते हैं वो बांट रहे होते हैं इस टाइम, वो जागीर को डिवाइड बांटते हैं यहाँ पर। मगर क्या करते हैं ये, अब कहते हैं कि जो को हम जागीर देंगे वो उस लायक भी हैं कि हमारे किसी काम आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ इनके अंदर होती है। और इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये कोटा बनाते हैं कि हम इतना कोटा है, आपको इतने जो वो सैनिक हैं वो दिए जाएंगे, और उसके लिए इतने ही पैसे आपको सालाना दिए जाएंगे, और इतना ही आपको राइट मिलेगा पैसे जमा करने का, कलेक्ट करने का, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो मनसबदार होते हैं, जो सूबेदार होते हैं, वो फौज तो रखते हैं, मगर फौज को सैलरी कम देते हैं इन शुरुआत के अंदर। बाद में क्या करते हैं, वो फौज की तादाद को खत्म कर डालते हैं, यहाँ पे कम कर डालते हैं। इससे जो मुगल एम्पायर की जो आर्मी है वो होते होते कम हो जाती है, और उनमें जो स्पिरिट थी लड़ाई की वो खत्म हो जाती है। जहानदार शाह एक चीज के लिए और फेमस थे, इन्होंने एक चीज शुरू करी थी यहाँ पे, इजारादारी, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। मतलब जो खेती करवाई जा रही है यहाँ पर, मजदूर खेती करेंगे, उनको सिर्फ मजदूरी मिलेगी, और जो खेती होगी वो एम्पायर के नहीं है, वो उसको बेचेंगे, जो भी करना हो उनको करेंगे वो यहाँ पर। फिर लाल कन्वर, डांसिंग कर उन्होंने रखनी शुरू करी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है इनके बाद। To free himself from the clutches of his powerful minister, he adopted a policy of indulging and in interview against him instead of dismissing him directly. अब जो जुल्फिकार थे उनकी बढ़ने लग गई यहाँ पर अहमियत, ताकत बढ़ने लग गई, क्योंकि चलने लगी उन्हीं की यहाँ पर। तो जहांगीर शाह को लगा कि भाई मैं इनके खिलाफ बगावतें करता हूँ, छुटपुट, मतलब जो होता है ना कि चुगलीबाजी करना, परेशान करना, वो चीजें करते हैं, उनको हटाते नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहीं पे होता है इनके टाइम में कि जो नोबल्स हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और कुछ नोबल्स होते हैं, इनका नाम होता है सैयदी ब्रदर्स, इनको बोलते हैं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। वो क्या करते हैं, जहांगीर शाह को गद्दी से हटाते हैं, और जो फर्रुखसियार हैं उनको बिठा देते हैं गद्दी पे, जो कि 6 साल रूल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कजन नेफ्यू होते हैं इनके। ठीक है, अब ये है जहांगीर शाह के भाई हैं यहाँ पर ये, और नेफ्यू हैं किसके, आपके बहादुर शाह के। ठीक है, आगरा के अंदर युद्ध होता है जिसमें जहांगीर शाह हार जाते हैं 1713 के अंदर, और वहीं से फर्रुखसियार गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, he came to throne with the help of सैयदी ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जुल्फ़िकार की ही पॉलिसीज़ को ये भी इस्तेमाल करते हैं। सैयदी बदर अब्दुल्ला वज़ीर बनते हैं यहाँ पर, और हुसैन अली बनते हैं मीर बख्शी यहाँ पर। सलाहकार दोनों अच्छी, मतलब बड़ी पोस्ट पकड़ लेते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात से प्रॉब्लम यहाँ पे वही आती है मराठाओं की, जाटों की, सिखों की, क्योंकि इनके रिबेल्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। और आप देखोगे कितने साल की इन्हें रूल कर रही हैं, 5, 6, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा इनका रूल नहीं है यहाँ पर। और यहीं पर क्या होता है कि बंदा बहादुर जो होते हैं इनके रेन में ही उनको उनकी हत्या कर दी जाती है फिरोजशाह के रूल के टाइम में। तो ये जो सिख रिवॉल्ट है वो खत्म नहीं हो रही थी। वजह क्या थी कि उनके पास पावर थी पंजाब की, पंजाब के जो एरियाज थे फार्मिंग के, वहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से लूट मार करते थे यहाँ पर। तो बड़ा मोटा पैसा जमा करते थे, इसलिए वो फौज को रखने लग गए थे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो पंजाब, जो हम कहते हैं पहाड़ी राजा थे,
उन्होंने भी फंड किया था उनको दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए, मगर जब वो पावरफुल बन गए सिख, तो उन्होंने सोचा कि अब इन्हीं को हटा दो यहाँ से। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं और सिख मूवमेंट जो होता है मिलिट्री मूवमेंट बन जाता है, और फिर ये बात बन जाती है कि भाई हम अपना स्टेप बनाएंगे अलग से। तो ये टेंशन क्रिएट करता है मुगल एम्पायर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्रुखसियार 1717 के अंदर ही प्रिविलेजेस दे डालते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों किस बारे में। होता क्या है कि जो बंगाल के रूलर होते हैं उस टाइम, वो बात को नहीं मान रहे थे फर्रुखसियार की। फर्रुखसियार को गुस्सा आता है, और क्योंकि वजह क्या होती है, जो जहांगीर शाह है उनके टाइम में ही वो अपनी इंडिपेंडेंट, जैसे हम कह सकते हैं कि वो अनाउंस कर डालती कि हम आज़ाद हैं अब इनसे। हालांकि हाँ, सालाना इनको हम टैक्स पे करेंगे, फिर भी बाकी हमारी मर्जी, चाहे हम कम दे ज़्यादा दें। यही चीज़ निज़ामुल मुल्क करते हैं, और यही जो बंगाल के नवाब होते हैं वो भी करते हैं। इस चीज़ से गुस्से में आकर यहाँ पर क्या होता क्या है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी होती है, बंगाल के नवाब जो होते हैं उनसे बहुत टैक्स मांगते हैं, वो देने को राजी नहीं होते। वो सोचते हैं जब फ्री में काम हो रहा है, कौड़ियाँ दे के, तो हम बड़े पैसे क्यों दें। तो वो पहुंच जाते हैं फर्रुखसियार के पास, फर्रुखसियार उनको ग्रांट कर डालते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर सालाना एक बार टैक्स देना है, कि 3200-32,000 कुछ होते थे उस टाइम जो चलते थे सिक्के वहाँ पर, वो देना है। बाकी आप जितना चाहो आपको टैक्स, जो ट्रेड करना है ट्रेड करिए। कस्टम ड्यूटी है, टोल टैक्स इतना से हम कह रहे हैं वो लगेगी नहीं आपके ऊपर। ठीक है। और इन बैठते हैं यहाँ पर किसकी हेल्प से, जो सैयदी ब्रदर होते हैं उनकी हेल्प से। जो सैयदी ब्रदर्स होते हैं जजिया को बिल्कुल ख़त्म कर डालते हैं, बिल्कुल साफ कर डालते हैं। जो प्रिविलेजेस टैक्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं कुछ तो राज़ी होते हैं, कुछ मुसलमान जो होंगे बगावत करेंगे, सीधी बात है। जो हिंदू होंगे वो खुश होंगे इस बात से, ये चीज़ होती है। मतलब जो नॉन मुस्लिम होंगे यहाँ पर, ठीक है। बाद में दिक्कत क्रिएट यहाँ पे क्या होती है, जो फर्रुखसियार हैं वो चाहते हैं मेरी बात चले, जो सैयदी ब्रदर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बात चले। और सैयदी ब्रदर्स को यहाँ पे क्या कर, जो फर्रुखसियार हैं वो बगावत, मतलब बहुत सारी चालबाजी चलते हैं, वो आखिर में क्या होता है 1719 के अंदर, जो सैयद ब्रदर्स होते हैं वो दिल्ली से बाहर होते हैं, कैंपेन पे होते हैं। इसलिए वो एग्रीमेंट करते हैं बाजी विश्वनाथ से, जो मराठा के होते हैं, क्योंकि मराठा का उनका पास रूल था, मराठा का यहाँ पर दिल्ली के ऊपर उस टाइम उनके कंट्रोल में थे। तो वो एग्रीमेंट करते हैं कि भैया आप जाइए, जो फर्रुखसियार है उसको मार दीजिए, ख़त्म कर डालीजिए यहाँ पर। और वही चीज़ यहाँ पर होती है, फर्रुखसियार को मार दिया जाता है मराठाओं की हेल्प से। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो हम देखते हैं कि आ, राजा थे, जो प्रिंस थे, हर कोई कहता है मैं बन जाऊँ यहाँ पर एम्परर। फिर बैठते हैं यहाँ पे रफ़ीउद दराजात, ठीक है। इनको ही बिठाते हैं यहाँ पर कौन, जो सैयदी ब्रदर्स होते हैं वो बिठाते हैं 3 साल के, अ, थ्री 3 मतलब बाद में उनके बाद बैठेंगे यहाँ पर, और 1919 के अंदर ही 1 साल के अंदर 3 बैठेंगे यहाँ पर। मर जाते हैं ये भी। इनको जाती है यहाँ पे दमे की बीमारी, शराब पीते हैं यहाँ 4 साल तक, वो 4 महीने तक ये रूल करते हैं। ठीक है। नखुसिया ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब, ये रिवॉल्ट कर डालते हैं इनके खिलाफ, और आगरा के अंदर बैठ जाते हैं गद्दी के ऊपर, बन जाते हैं एम्परर। हालांकि इनको क्या करते हैं भाई, इनको हटा देते हैं। मित्रसेन जो होता है, निगम नगर ब्राह्मण होता है वहाँ का, वो उसकी हत्या कर डालते हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे शाहजहां सेकंड, ठीक है। ये भी कुछ टाइम के अंदर ही मर जाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, दमे की बीमारी हो जाती है इनकी, तो मर जाते हैं बेचारे ये भी। फिर आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये काफ़ी टाइम रूल करते हैं, काफ़ी बड़ा अरसा इनका रूल करने का होता है, मगर ये कुछ करते नहीं है। ये होते हैं सन ऑफ जहांदर शाहजहां, ठीक है। इनके बेटे हैं ये, ठीक है, ब्रदर ऑफ जहांदर शाह। अब यहाँ पर सबसे बेकार रूलर था ये अपने टाइम के अंदर। वजह क्या थी, इनका दिमाग सिर्फ हरम के अंदर था, अपनी औरतों के अंदर शराब पीने में था। और जो रूल करना है, जो उनके अपने हम कहेंगे जो नोबल्स से वो कर रहे हैं, उनको खाना पीना बढ़िया से मिल गया, खत्म कहानी। ठीक है। 16 साल की उम्र के अंदर गद्दी पे ये बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। और निज़ामुल मुल्क चिन कुली खान, को आसिफ जहां बोलते हैं, उनकी मदद से ये जो सैयदी ब्रदर्स होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। कहाँ मरवाते हैं यहाँ पर ये इनको, आगरा के अंदर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी सॉरी। अपने पिता की जो वज़न होते हैं उनकी हेल्प से। इनका नाम था मोहम्मद अज़ीम, सॉरी, अमीन खान। जिन सैयदी जो सैयद हुसैन अली होते हैं इनको मार दिया जाता है फतेहपुर सीकरी में 1720 के अंदर। तो दूसरे वाले हैं यहाँ पर आपके सैयद हसन अली, इनको बैटल में कैप्चर कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर, इनको जहर देके मार दिया जाता है 1722 के अंदर, ठीक है। इनकी हेल्प करते हैं यहाँ पे मोहम्मद अमीन, जो इनके कज़न होते हैं, सॉरी वो होते हैं चाचा ताऊ जो भी होते होंगे उस टाइम में, ठीक है। और ये बन जाते हैं यहाँ पे इनके क्या,
निज़ाम वो इम्तादुद्दौला, ठीक है। वज़ीर का नाम मिलता है इम्तादुद्दौला, और इनके अंतर्गत ही हम देखेंगे कि जो निज़ामुल मुल्क है, सदत खान है यहाँ पर, और चिनकुली खान है यहाँ पर, सॉरी मुर्शिद कुली खान है आपके बंगाल के, उनके अंतर्गत ही रहते हैं, मगर ये ऑटोनोमस स्टेट होते हैं, और मर्जी होती है, अगर चाहे तो दे डाले भी, चाहे तो ना दें, और हालांकि वो देते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो इम्तादुद्दौला होते हैं, उनसे इनका लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तीनों का आपस के अंदर, क्योंकि जो रंगीला है कोई फर्क नहीं उनको, मतलब ही नहीं इस चीज़ से यहाँ पर, ठीक है। मराठास हो, पेशवा बाजीराव हो यहाँ पर, ये सब क्या करते हैं, गुजरात है, मालवा बुंदेलखंड है, इसको खत्म कर डालते हैं, छीन लेते हैं, और दिल्ली पे भी रेड करते हैं 1737 के अंदर, ठीक है। दिल्ली कमजोर पड़ जाती है, मराठा पीछे हटते हैं, आगे से आते हैं नादिर शाह, वो हमला कर डालते हैं दिल्ली पे, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करते हैं अपना बाकायदा। जो मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं उनको बनाते हैं वो कैदी, कोहिनूर का हीरा भी लेते हैं और खजाना भी लेते हैं कि हजाना दो। जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है उसके दिमाग में कुछ बात चल रही होती है, वो क्या करता है, जैसे ही नादिर शाह गद्दी पे बैठता है ईरान की, तो वहां से वो अपने अम्बेसडर हटा देते हैं। तो नादिर शाह पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, ये जवाब नहीं देता, उल्टा क्या करता है, जो वहां से आता है लेटर लेके आदमी, कैंप जो मैसेज लेके आता है, उसकी हत्या कर डालता है यहाँ पर। तो नादिर शाह कहता है कि अब बदला लेना है इससे, दिल्ली पे हमला करता है, जीत जाता है, दिल्ली कंट्रोल में जाती है उनके, और नादिर शाह कत्लेआम करता है फिर दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर दोबारा से बैटल होती है इनकी किससे, अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से 1748 के अंदर, वहां पर भी ये हार डालते हैं यहाँ पे सारे। तो ये इनके नसीब में हार ही लिखी थी। मजे क्या थी कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना अच्छे से आता नहीं था, बहुत सारी दिक्कत के साथ, मेरी बाकी शराबी थे, इनको तो अक्ल की काम करती नहीं थी। इनके बाद आते हैं अहमद शाह बहादुर, ये भी काफी टाइम तक 10 साल करीबन रूल करेंगे यहाँ पर। इनको बोलते हैं मुजाहिद, मुजाहिदीन, दीन के मुजाहिद मतलब इस्लाम के लिए लड़ने वाले, अबू नस्र इनका नाम था असल में, ठीक है। ये इनकी इनकी जो हम कहेंगे कि एक डांसिंग गर्ल थी कुसिया बेगम, उनके पेट से पैदा हुए थे यहाँ पर, ये उनके बेटे थे यहाँ पर, ये ठीक है। नेचर के अच्छे थे, मगर इस लायक नहीं थे कि भाई वो एडमिशन जो चला सकें उसको, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इनके टाइम में इन्वेट करते हैं देखो 2 बार में, ठीक है, मुल्तान को छीन लेते हैं, ये जो पास होता है इनके। और जो मालवा है, बुंदेलखंड है, जो मोहम्मद शाह रंगीला है उनके समय छीन चुका था, उसको ये बिल्कुल कैप्चर कर डालते हैं और मुगलों की गिरा देते हैं, बिल्कुल ये नो एंट्री वहां पर। इम्तादुल मुल्क जो थे वो इनको अंधा करके डाल डालते हैं दिल्ली के सलीमगढ़ किले के अंदर। ये एक कहानी है इस बारे में। दूसरी कहानी ये है कि मराठाओं ने इनको कैदी बनाया, इनको अंधा कर दिया और उनको बाद में मार दिया गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होती है कि, और ये इतने डरपोक होते हैं कि जब सिकंदराबाद में ये अपनी फैमिली के साथ में होते हैं वहां पर, जब मराठा हमला करते हैं वहां पर, सॉरी अफगान जब हमला करते हैं यहाँ पर, तो ये अपने यहाँ की जो औरतें होती हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ पर, और ऐसे ही मराठा हो, अहमद शाह अब्दाली हो, करते 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 इनका जो एम्पायर है वो खत्म कर डालते हैं, ठीक है। होते होते कहाँ पहुंचते हैं, मुल्तान चला गया, बिहार चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, बंगाल चला गया आपका, साउथ के अंदर चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, और जो जो इलाके थे सब चले गए इनके। अब बचती है सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ छोटे मोटे इलाके। मजाक बनता है फिर जिनके बाद जो रूलर आते हैं यहाँ पर, इनके बाद आते हैं अली गौहर, जिनका नाम होता है शाह आलम सेकंड। इनके टाइम के अंदर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को जमा लेती है दिल्ली के अंदर, फिर नहीं हटती वो यहाँ से, चिपक गई फिर तो यहाँ, ठीक है। अब इनको एक टाइटल मिल इनकी जो सॉरी इनके बारे में कहावत मशहूर होती है पर्शियन के अंदर, इसको कहते हैं यहाँ पर सुल्तान शाह आलम अज दिल्ली तब पालम। सुल्तान शाह आलम की हुकूमत है दिल्ली से पालम तक, और जो पालम है वो क्या है, सब अरब है यहाँ पे दिल्ली का, और दिल्ली का है इलाका में सब सिर्फ क्या है, शाहजहानाबाद से लेके पालम तक इनकी हुकूमत थी, बस बाकी सब कुछ इनसे छिल चुका था। वजह क्या पीछे से होती है कि बैटल प्लासी होती है, उसके बदले में होती है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। उसमें ये हेल्प करते हैं, 3 लोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रही, ठीक है। एक चीज यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ड्यू ड्यू टू फेयर ऑफ हिज वजीर ही रिमेन अ रिफ्यूजी विद शुजाउद्दौला अवध। 1864 तक ये वहीं पे रहते हैं अवध के अंदर, रिफ्यूजी बन के। बाद में उनका जो अब वो वजीर होता है उसकी मौत हो जाती है, लौट के आ जाते हैं दिल्ली के अंदर।
और बैठ जाते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। ठीक है, बुलाता कौन है? इनको मराठा बुलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर मराठा जो होते हैं यहाँ पर हार जाते हैं इनके टाइम के अंदर ही। अब ये होता है कि 1764 के अंदर ये हिस्सा लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। तीन यहाँ पर होते हैं, मीर कासिम होते हैं नवाब बंगाल, शुजाउद्दौला अवध के नवाब जो होते हैं, और ये होते हैं। तीनों के तीनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हार जाते हैं यहाँ पर। दोनों तो भाग जाते हैं यहाँ पर, मीर कासिम हो और शाह जो छोड़ते होते हैं भाग जाते हैं यहाँ पर। कैद में आ जाते हैं आपके शाह आलम सेकंड। अब ये ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नाम से मशहूर होती है यहाँ पर, जिसमें क्या होता है, बंगाल के दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये है कि जो टैक्स की पावर हमारे पास थी पहले, अब वो आपकी है। अब आप जैसा चाहेंगे वो सब चलेगा यहाँ पर। मतलब ये है कि बिल्कुल ये कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि टैक्स की पावर उनका थी नहीं, पावर टैक्स की यहाँ पर किसके पास थी? मीर कासिम के पास थी, उन्होंने दी नहीं। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके टाइम का ही फिर ये चीज होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पर होती है, और इस तरह से क्या होता है, 1803 के अंदर दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर डालते हैं अंग्रेज। बिल्कुल, सिर्फ कहते हैं कि अब आप अपने महल के अंदर हो, हमारे कंट्रोल के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर। 1772 से 82 के बीच इनका मिनिस्टर होता है नजफ खान। वो कहता है कि भाई हमारी जो हुकूमत है ना, वो कहाँ से? दिल्ली से लेके सतलुज तक, चंबल में। ठीक है, जयपुर स्टेट से लेके गंगा रिवर तक। हालांकि होती तो है ही नहीं, नाम के मामले में होती है। गुलाम कादरी होते हैं चीफ ऑफ रिहिला, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं और शाह आलम को अंधा कर डालते हैं, क्योंकि उनको खजाना नहीं मिलता। खजाना होता है इनके पास मगर मिलता नहीं है। ठीक है, मराठाओं के एक सिंधिया जो होते हैं उनके कंट्रोल में आखिर में रहते हैं ये। बाद में वो 1803 के अंदर हार जाते हैं और फिर दिल्ली पे कंट्रोल हो जाता है आपका अंग्रेजों का यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं आपके अकबर सेकंड। ये जो अंग्रेजों के जो प्रोटेक्शन होते हैं उसी के अंदर रहते हैं, मतलब फिर दिल्ली के अंदर हुकूमत है इनकी। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में हम देखते हैं मुस्लिम हिंदू एकता को बनाने के लिए फूल वालों के शहर नाम का फेस्टिवल शुरू किया जाता है यहाँ पर, जो कि चादर होती थी यहाँ पर। ये दिल्ली में मशहूर सूफी सेंट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लोग जाया करते थे वहाँ पे चादर पेश करने के लिए, और आज भी कुछ हद तक ये होता है इनडायरेक्टली इस तरह से ही। ठीक है, इनके बाद आते हैं आपके बहादुर शाह सफर, जो कि राज करते हैं आपके 1837 से लेकर 1857 तक। हालांकि सिर्फ ये नाम के राजा होते हैं, सिर्फ अपनी 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 हुकूमत, मतलब लाल किले के अंदर अंदर। ठीक है, जफर इनका पोएटिक नाम होता है। बाद में ये क्या करते हैं, 1857 की रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको सजा मिलती है इनको बाद में रगुन भेज दिया जाता है। फिर इनकी बीवी जो होती हैं वो भी बगावत करती हैं उनके खिलाफ, और चलता रहता है सब कुछ ऐसे ही। तो ये छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री थी जो लेटर मुगल थे उनके बारे में। अब हम देखते हैं आगे, कॉज ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। बहुत सारे यहाँ पे रीजंस रहे इस वजह से डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का। पहला तो यहाँ पे है लैक ऑफ डेफिनाइट लॉ ऑफ सक्सेशन। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये थी कि मुगलों के यहाँ कोई सिस्टम नहीं था कि भैया अगर एक बादशाह मरता है तो उसके बाद कौन बैठेगा, क्या सिस्टम यहाँ पे रहेगा। होता क्या था कि भाई 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 100 बेटे, कितने बेटे हैं एक राजा के, सबके पास अपने अपने नोबल्स थे। सबने अपनी अपनी फौजें खड़ी कर रखी थी, जो जीत गया फौज जंग के अंदर वो बन गया रूलर यहाँ पर। तो इसमें क्या था कि जो पावरफुल कमांडर्स हैं, आर्मी है, मिलिट्री है, टाइम वेस्ट होता था यहाँ पर बहुत सारा। तो ये दिक्कत यहाँ पे रहती है। बहादुर शाह जफर खुद रिबेल करके बनते हैं राजा। जो शाहजहां होते हैं वो खुद बवाल बवाल करके, मतलब अपने भाई का जो कत्ल करके बनते हैं राजा यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो दरबार है, एक तो उसके अंदर चलती है यहाँ पे साजिशें सबसे मतलब। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये होता है कि जो आर्मी है नोबल से वो लड़ते हैं आपस के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है इनकेपेबल सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। जब औरंगजेब की मौत होती है, उनके बेटा बाद बैठता है, उनका बेटा बहादुर शाह। ठीक है, 65 ईयर की एज में बैठता है यहाँ पर ये। कुछ टाइम रूल भी करते हैं और काफी चेंजेस भी करते हैं। मगर जब जहांदार शाह बैठते हैं गद्दी पे, तो हम कहते हैं कि एक तरह से सूरज जो है वो डूब जाता है मुगल एम्पायर की। वो बन जाते हैं यहाँ पे आपकी कुटपतली। ठीक है, कठपुतली मतलब पपेट बन जाते हैं यहाँ पर। अब जब पपेट बन गया तो उसकी अहमियत तो है नहीं यहाँ पर, वो इस लायक है ही नहीं कि वो कंट्रोल कर पाए सही तरीके से यहाँ पे अपने एम्पायर को। वही चीज होती है, वो उस तरह के लायक होते हैं नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लायक। फिर आता है मोरल डिक्लाइन ऑफ अमीर कलीग एंड सेल्फिशनेस। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था उस टाइम तक, और सारे नोबल्स अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए वो काम करते थे। उनको चाहिए था भैया पैसा मोटा मिले,
हमें आज़ादी है रेवेन्यू कलेक्ट करने की, 10% लेना है तो हम 30% लेंगे, 20% हमारा, 10% राजा का। तो जो किसान थे वो नाराज थे यहाँ पर, मगर बेचारे करते क्या है यहाँ पर। तो मगर दिक्कत यहाँ पे ये हुई, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो होते होते बर्बाद हो गया इस तरह से। जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो रूल कहीं से कहीं तक होगा ही नहीं यहाँ पर। दूसरा आता है क्राइसिस ऑफ जागीर से, बहादुर शाह, और फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं जुल्फ़िकार खान, जो कि होते हैं आपके वजीर जहांगीर शाह के। ये खूब बांटते हैं जागीरों को, जागीरों को इतना ज़्यादा बांटते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एरिया है, इसमें 5 या 10 जागीर हैं, इनको ही ये बड़ा बड़ा के मतलब टुकड़े कर करके इनके और ज़्यादा बांटते हैं। तो जागीरों का क्राइसिस बढ़ जाता है, मतलब जागीरें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम कहेंगे वो ये जो टैक्स कलेक्ट करना है, जो फौज पे खर्चा करना है, वो बढ़ जाता है यहाँ पर उनकी जाती फौज के ऊपर, मुगल एम्पायर की फौज पे नहीं, उनकी अपनी। इससे दिक्कत होती है पैसे की यहाँ पर, इनकम जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जागीरें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसको भी चाहिए पैसा, उसको भी चाहिए यहाँ पे पैसा। और जो एम्पायर है, जो एम्परर है, डायरेक्ट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पैसा मिलता नहीं है, डिक्लाइन होता है उनका इस तरह से यहाँ पर। और जो खालसा लैंड है, उसको कोशिश करते हैं बढ़ाने की, मगर उसमें दिक्कत हो जाती है कि क्योंकि वजह क्या होती है, जो खालसा लैंड होता है वो किसी न किसी किंगडम के अंदर होगा। अब किंगडम वाले बगावत करेंगे देने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं जो औरंगजेब आलमगीर हैं, उन्होंने मेवाड़ के अंदर पॉलिसी थी मुगलों की कि जहाँ पे सक्सेसर मर जाता है और कोई उसका सक्सेसर नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा, खालसा लैंड बनाया जाएगा कुछ टाइम के लिए, बाद में उसको सक्सेसर मिल जाएगा, वहाँ का बन जाएगा कोई आदमी, तो वो दे देंगे उनको। फिर आता है बैड, यहाँ पर आता है बैड सिचुएशन ऑफ मुगल रॉयल ट्रेजरी। मुगल एम्पायर के अंदर हम देखते हैं कि जो बंगाल है वो उनके हाथ से निकल जाता है, सबसे अमीर सूबा होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं से आता था उनके पास। फिर आप देखते हैं कि निज़ामुल मुल्क हैदराबाद को अलग कर डालते हैं यहाँ पर, इधर से जो राजपूत होते हैं बगावत वो कर डालते हैं यहाँ पे। तो होते होते यहीं पर ये होता है कि इतना ज़्यादा कि गिफ्ट बांटे जाते हैं, पैसा बांटा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मराठाओं को पावर मिल जाती है कि आप चौथ भी लीजिए, शतरमुखी भी लीजिए यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, टैक्स। इससे क्या होता है यहाँ पर, जो पैसा होता है वो चलाने के लिए कम पड़ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर नादिर शाह हमला कर देता है, ठीक है, वो जो बचा खुचा खजाना होता है उसको छीन के ले जाता है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये बर्बादी की वजह बनती है इनकी यहाँ पर। फिर आता है आपका मिलिट्री वीकनेस। मिलिट्री वीकनेस कैसे होती है, मैंने आपको बताया है कि मुगल टाइम के अंदर क्या था कि जो आर्मी होती थी वो मुगलों की खुद की नहीं थी, वो मनसबदार की होती थी आर्मी। मुगलों ने लगा दिया कि भाई आप जाइए आर्मी को रखिए। अब मनसबदार के जो पैसे हैं उनको कम कर दिया गया था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ गई थी रिफॉर्म की कि जितना पैसा जरूरी है उतना ही दो। तो मनसबदारों ने क्या करा यहाँ पे कि भाई जितना पैसा है आप उतना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा बनता है ना वो तो हम लेंगे, मोटी रकम लेंगे अपनी, और छोटी मोटी लगा देंगे आपके राज के अंदर भी यहाँ पर हम। इससे क्या करा उन्होंने कि जो सैनिकों की तादाद थी उसको खत्म कर दिया है यहाँ पर, पहली बात तो, मतलब जो स्टैंडिंग आर्मी, जमीन की जो आर्मी थी वो कम हो गई यहाँ पर। फिर जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूरोपियन नेवी है वो बनती है पावरफुल, मगर यहाँ पे क्या होता है, मुगल जो है उस चीज़ को कर नहीं पाते, ठीक है, उनकी जो नेवी होती है वो अच्छी बन नहीं पाती, और फिर इससे क्या होता है, जो आर्मी का डिक्लाइन जो होता है वो हो जाता है यहाँ पर। दूसरा रीजन पीछे इसके ये होता है कि मुगल जो है वो लगातार बैटल्स के अंदर हारती है मुगल मुगल आर्मी। वजह क्या होती है, जो कंपेनियन है, जो सामने से हमला कर रहा है यहाँ पर, एनिमी है, उसके पास अच्छी टेक्निक है, अच्छी मिलिट्री पावर है उसके पास, हथियार बहुत सारे हैं, सामान बहुत ज्यादा है उनके पास। जो मुगल आर्मी है उसके पास सामान ही नहीं है, लड़े कहाँ से वो, तो उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है इस वजह से यहाँ पर। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है ऑर्थोडॉक्स रूल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो, और जो मतलब यहाँ पे इस्लामिक पैन इस्लामिज्म को ये मानते थे यहाँ पर। ये हिस्टोरियन कुछ इस तरह से कहते हैं कि ये बहुत बुरे थे, कुछ कहते हैं कि ये अच्छे थे। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट वीडियो हमारी हो जाती है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की खत्म। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।